जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है यथार्थवाद और रियलिज़म। रियलिज़म को हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण में, इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है और फ्यूचर में कम से कम इसके पूरी वीडियोस 50 करीब बनेगी। तो आपको वो अपडेट मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियलिज़म का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों रियलिज़म तो सीधी सी बात है, रियल, ठीक है। और इज़्म का मतलब क्या होता है, वाद। मतलब रियल मतलब सच या यथार्थ और इज़्म मतलब वाद। अब आप कहोगे कि सच का मतलब तो आपको पता ही है, सच्चाई। और वाद का मतलब क्या होता है? वाद का मतलब होता है सोच। क्या होता है? सोच। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका नाम है एक पल के लिए मनोज, और आपकी जो सोच होगी उसको मैं बोलूँगा ये सोच मनोजवादी है। समझ में आ गया दोस्तों? तो रियलिज़म का मतलब है जो सोच सच है, सचवाद, सचवाद, यथार्थवाद। तो रियलिज़म का मतलब आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रियलिज़म, तो यथार्थवाद और रियलिज़म का मतलब जब आपको पता लग गया तो अब इसकी ज़रूरत हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ने की आवश्यकता क्यों है ना? क्यों हमें ज़रूरी है कि हम यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ें? तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है जैसे कि अगर आप सच से वाकिफ़ नहीं रहोगे, अगर आपको सच पता नहीं होगा तो आप धोखे में रह जाओगे, आप बहुत बड़े छलावे में रह जाओगे। जैसे कि विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे तो उन्होंने कहा था कि एक मेंढक जो था वो कुएं में रहता था, तो उसको लगता था यही बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन सच क्या था, बाहर बहुत बड़ा समुद्र था। तो इस मेंढक को यथार्थ सच पता होना चाहिए कि दुनिया ये कुआं में उसकी दुनिया नहीं है, बल्कि दुनिया बाहर में बहुत बड़ी है। तो वही बात है। अब देखो यथार्थवाद को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज़म या यथार्थवाद का अर्थ बताइए। तो आप बताओगे सबसे पहले रियलिज़म का मतलब, फिर हम इसके अंदर कुछ राइटर्स की बात करेंगे जैसे मॉर्गेनथॉ, E.H. कार, उसके बाद में हमारे भारत के कौटिल्य, चाइना के सन त्सू। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम एक पूरा का पूरा आंसर बना देंगे। तो याद रखना एग्ज़ाम में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियलिज़म, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद के ऊपर मैं एक वीडियो अगली लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत आई तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन टू रियलिज़म, कि यथार्थवाद का मतलब क्या है। तो बताते हैं कि यथार्थवाद को सबसे प्रभावी तरीका माना गया देश के बीच के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी देश के बारे में आपको पढ़ना होगा ना, जैसे मान के चलो 2 देशों के बीच में कोई संबंध है, तो आपको बहुत आसानी से पढ़ लोगे। किस तरीके से? उनके बीच का सच जान के। ठीक है दोस्तों, सच जान के कैसे? जैसे भारत और पाकिस्तान दुश्मन है, ठीक है, तो किस लिए दुश्मन है? उनके बीच का सच क्या है? उनके बीच का सच ये है कि दोनों मुल्कों में से दुश्मनी का यही तरीका है कि एक धर्म बीच में आ जाता है ना? तो यही सच है, ठीक है। और भारत और नेपाल के अच्छे संबंध क्यों हैं? क्योंकि उनका कल्चर, उनकी हर चीज़ मिलती है, तो ये उनके बीच का सच है। तो यहाँ पे बताया गया कि यथार्थवाद हमें सच के तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका ना किसी से भी दोस्ती करता है, अमेरिका किसी से भी दोस्ती करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये अमेरिका अपना फ़ायदा निकालने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा सच ये है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करता है, ठीक है। अगर आप अमेरिका जाने के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अमेरिका नहीं बुलाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी टैलेंटेड शक्ति है, आपके पास कोई ऐसी पावर है जो उसके देश के लिए काम आएगी, तो वो आपको अपना सिटीजन बना के आपकी शक्ति का इस्तेमाल कर लेगा। तो अमेरिका को क्या माना गया है? अमेरिका को ये माना गया है कि वो बहुत मतलबी राष्ट्र है। तो उसका सच क्या है? सॉरी, अमेरिका का सच क्या है कि अमेरिका का सच एक ही है
कि वो बहुत मतलबी है और अपने फ़ायदे की सोचता है। भारत की क्या सच्चाई है, भारत का यथार्थवाद क्या है? भारत का यथार्थवाद दोस्तों ये है कि भारत बहुत रिलेशनफुल देश है, बहुत क्या कहते हैं उसे, जो अतिथि देवो भव वाला देश है। चाइना कैसा देश है? चाइना का सच क्या है? तो चाइना का यथार्थ यही है कि वो बिजनेस के लिए दोस्ती करता है, उसे अपना सामान बेचना है। तो ये कहता है, ये काल्पनिक दुनिया नहीं बताता, ये आशावादी नहीं होता, ये मानव की सच्चाई को बताता है कि मानव बहुत मतलबी है, सत्ता और शक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यथार्थवाद क्या है, एक झूठी दुनिया नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ झूठी दुनिया कैसे। जैसे गांधी जी ने क्या कहा था कि कोई भी आपके थप्पड़ मारे तो अगला गाल आगे कर देना, पर सच्चाई की दुनिया में ये पॉसिबल है नहीं। आप अगला गाल करोगे आपको और मारा जाएगा। तो रियलिज्म कहते हैं नहीं, ऐसा मत करना, आप कभी भी अपना अगला गाल आगे मत करना, उससे लड़ाई करना, क्योंकि आप जब उससे लड़ाई करोगे तो अगली बार वो आपको नहीं मारेगा, है ना। तो ये होती है यथार्थवाद। यहाँ तक समझ में आ गया यथार्थवाद का अर्थ। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में समझते हैं मॉर्गेनथाउ का क्या मानना है। तो दोस्तों मॉर्गेनथाउ का आप लिखना, उसके बारे में बताना कि मॉर्गेनथाउ का मानना है कि मानव अपने विचारों को हमेशा दूसरे पर प्रभावित करना चाहता है, दूसरे के प्रभाव को कभी भी अपने से प्रभाव से बड़ा नहीं मानता, जिसकी वजह से वह मतभेद होता है और यह मतभेद में अपनी बात मनवाने के लिए युद्ध करता है। तो दोस्तों दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं देशों के बीच में, वहाँ पर एक देश ने अपनी सुप्रीमेसी चलानी चाहिए है। सुप्रीमेसी मतलब होता है कि अपनी बात मनवानी चाहिए है। तो यहाँ पर ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि कोई भी दो देशों के बीच में जब बात होती है तो कोई भी देश अपने विचार को गलत नहीं मानता और उस अपने सही विचार या अपने विचार को थोपने के लिए वो युद्ध कर देते हैं, है ना। जैसे मान के चलो अमेरिका और जो कितने भी देश है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब धुरी राष्ट्र और जो एक्सेस पावर्स थी, तो उन्होंने लड़ाई किस लिए करी थी? सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी, अपनी पावर दिखाने के लिए, है ना। तो मॉर्गेनथाउ का मानना भी यहाँ पर यह है। मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि इंसान बहुत मतलबी है, वो अपनी बात मनवाने के लिए युद्ध कर देता है। तो आज के टाइम में क्या कहते हैं, हमें ऐसा नेता चाहिए जो प्यार व्यार से बातें करे, जो दुनिया को लड़ाई ना करवाए। लेकिन मॉर्गेनथाउ कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक देश, हर एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए युद्ध करवा लेता है। वह अपने विचारों को थोपना चाहता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, है ना। चाइना आज के टाइम में क्या करता है, दूसरे देश की अच्छी खासी इकोनॉमी को ख़राब कर देता है, उसके देश की सुख शांति को भंग कर देता है अपना व्यापार चलाने के लिए, ठीक है। मॉर्गेनथाउ का यह भी मानना है कि समाज में हमेशा द्वंद्व झगड़ा होता रहता है, क्योंकि उन्हें शक्ति का लालच होता है और वह हमेशा शक्ति को अपनी तरफ करना चाहता है। इससे आपको समझ रहे हो? यहाँ पे मॉर्गेनथाउ कहना चाहते हैं कि ना आपको हमेशा लड़ाई आनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई युद्ध में होता ही रहता है। ये दुनिया लालची है, लालच में अपने फ़ायदे के लिए बात करेगी, फ़ायदे की जब बात करेगी तो दोनों फ़ायदे की बात करेंगे तो उनके बीच में लड़ाई होगी। तो लड़ाई एक सच है, इसीलिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया मॉर्गेनथाउ के विचार। मॉर्गेनथाउ यही कहते हैं कि भाई व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है, उसके लिए वो झगड़ा करता है, और झगड़ा हमेशा हमें करना आना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करना नहीं आएगा तो हम बहुत बड़ी कमज़ोर माने जाएंगे और बहुत कमज़ोर माने जाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है या फिर ये जो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर एक शाखा है ना यथार्थवाद, यथार्थवाद आपको बहुत मजबूत बना देगी, आपको दुनिया को असली फोकस करने के लिए आपको तैयार कर देगी। जब आप कहीं एक अच्छी जगह पर आईएएस आईपीएस या फिर कोई भी आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी कार्यरत रहेंगे तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ रहेगी कि सच्चाई, एक अप्रोच हमारी ये भी होनी चाहिए कभी भी किसी भी टाइम कि हमें सच का पता लगाना चाहिए कि सच क्या है। तो यथार्थवाद की एक शाखा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें राजनीतिक यथार्थवाद कहा जाता है। राजनीतिक यथार्थवाद की शाखा में भारत के कौटिल्य, चाइना के सेंतजू, ग्रीक के थ्यूसाइड, निकोले मैकियावेली के और थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के। तो दोस्तों ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि यथार्थवाद एक शाखा है। अगर ये एक पेड़ है ना सच्चाई, तो इसके अंदर बहुत सी शाखाएं हैं, बहुत से भाग है, तो जिसके अंदर सबने अपने अपने विचार दिए हैं। यहाँ तो समझ में आया आपको? मैं फिर से बताता हूँ, देखो यथार्थवाद एक अप्रोच, ये राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान में एक पेड़ है यथार्थवाद। यथार्थवाद के अंदर एक विचार जो है चाइना के सेंतजू का है, एक विचार जो है ग्रीक
का ट्यूसाइड का है, एक विचार इटली के निकोले मैकियावेली का, एक थॉमस हॉब्स का है और एक अपने देश भारत के कौटिल्य का है। तो जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रियलिज्म यथार्थवाद के ऊपर लिखेंगे तो इनके विचारों को आपको ज़रूर ऐड करना पड़ेगा, तब ये पेड़ तैयार होगा। तो यहाँ तक अब तक आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि यथार्थवाद का मतलब आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब तक जो मैंने समझाया एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि यथार्थवाद का मतलब होता है सच्चाई, सच का सामना, और जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि मानव बहुत मतलबी होता है, वह अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें करता है। और इसके अंदर जो है मॉर्गनथॉन ने बताया है कि हम इंसान अपने विचारों के ऊपर लड़ाई कर लेते हैं और विचारों के ऊपर लड़ाई करने के बाद ये इस दुनिया में हमेशा लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि हमारा लालच बना रहेगा और जब तक लालच बना रहेगा तो झगड़ा होता रहेगा और हमें झगड़ा करना आना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है E.H. कार। दोस्तों E.H. कार ने भी एक किताब लिखी है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की कहानी बताती है। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो हम इंसानों ने क्या सोचा था कि अब दूसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, उसके लिए हमने लीग ऑफ नेशन बनाया था, है ना। लीग ऑफ नेशन हमने कहा था कि सारे देश आपस में बात करके युद्ध को नहीं होने देंगे। आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेके 1918 में। 1918 से हमने वादा किया कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे, बात करेंगे, और 1939 से 1945 हमने दूसरा विश्व युद्ध कर दिया। तो देखो दोस्तों, हमने जो वादा किया क्या हमने उसे निभाया? नहीं। तो E.H. कार जो राइटर है उन्होंने बताया जो ये 20 साल थे 1919 से 1939, उस बीच में उन्होंने बताया कि सबने सत्ता के लिए सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए युद्ध करा। अब जैसे मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हो गया था, जापान ने घुटने टेक दिए थे, फिर उसके बाद अमेरिका ने तब भी एटॉमिक बम फेंका। मतलब आप हार मान चुके, उसके बाद भी क्यों फेंका? अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। तो ये सच है। तो यही बताया गया है इसी बुक में जो E.H. कार है कि शक्ति के लिए पागल थे, इस वजह से युद्ध हुआ। और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से आशावादी बच्चे की तरह दुनिया की हकीकत को नहीं जानते, उन्हें केवल आशा के आधार पर ही रहते हैं। यथार्थवाद यह बताती है दुनिया एक बहुत खतरनाक व असुरक्षित जगह है जहाँ पर कभी भी कोई भी खतरा घटना हो सकती है जिसके अंतर्गत उससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक मानवता व एक राष्ट्र की सच्चाई है और हर एक राजनीतिक शक्ति को इसका प्रयोग कर सकती है। हमें आंखें मूंद कर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आशावादी होकर हमें यह सोचे समझे कि सब कुछ सही है और अच्छे की कल्पना करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया है। E.H. कार ने बताया कि आप हमेशा कभी भी नहीं, दुनिया बहुत ख़तरनाक जगह है, ये बड़ा ही मतलब कि हमेशा इधर पावरफुल नहीं रहोगे तो आपको सड़क पर ला दिया जाएगा। ये देशों के लिए भी ज़रूरी है। अगर कोई देश बहुत खुला हो जाएगा और नहीं सोचेगा कि क्या है, कोई देश मेरे लिए क्यों मेरे टेरिटरी में आ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, आपको सबको पता होगा, राजनीति विज्ञानी स्टूडेंट है, जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे उससे पहले वो क्या लेके आते थे? गिफ्ट लेके आते थे। तो अगर हम उस टाइम सोचते कि कोई भी गिफ्ट क्यों ला रहा है, कोई भी आज के टाइम में इतना हमारे ऊपर क्यों वो हो रहा है, जो बोलते हैं उसे हमारे ऊपर क्यों इतना अपना लालच या फिर अपना फ़ायदा घाटा करके हम पे क्यों दिखा रहा है, हमें कोई ऐसी कोई खासियत तो नहीं है। तो उसके लालच के बाद उन्होंने हमारी जगह को जाना समझा और हम पर अटैक किया, हम पर कब्जा किया, है ना। तो वही चीज़ है यथार्थवाद। तो वो बताते हैं कि दुनिया बड़ी ख़तरनाक है। अगर आप कल हुए IAS IPS या कुछ बनेंगे तो आप अपनी सरकार को बताएंगे ना कि देखिए आपको चाइना जो गिफ्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये आपको कर्जे में डुबोना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आज के टाइम में क्या हुआ? चाइना ने उसे क्या किया? अपने गिफ्ट देकर उसकी जगह पर बोला कि डेवलपमेंट करूँगा। अरे सीधी सी बात है, अपने देश में लोग कोई डेवलपमेंट करेगा कि मेरे देश में आके करेगा? तो ये बात यहाँ पे E.H. कार ने बताया है कि यथार्थवाद, दुनिया एक बहुत खतरनाक जगह है, बहुत संभल के रहो, युद्ध करना सीखो, समझो किसी भी चीज़ को, हर एक इंसिडेंस को। जापान छोटा सा देश है, ये बात आज वो समझ चुका है, उसके ऊपर कोई आँख नहीं उठा के देख सकता, उसके बहुत पावरफुल है वो आज के टाइम में। ठीक है, तो ये किस लिए? क्योंकि वो यथार्थ को जानता है, सच को जानता है। तो यथार्थवाद का मानना है कि सत्ता ही शक्ति का केंद्र है और शक्ति के लिए ही राजनीतिक शक्ति कार्य करती है। यथार्थवाद की सारी धुरी शक्ति है। तो देखो, जो रियलिस्ट लोग हैं वो मानते हैं ना कि कोई भी कुछ भी कर रहा हो,
सबसे बड़ा सच ये है कि सब शक्ति के लिए कर रहे हैं, सब पावर के लिए कर रहे हैं। आज भारत भी अमेरिका से दोस्ती करता है, अमेरिका भारत से दोस्ती करता है, पावर के लिए करते हैं। सब अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। तो आप कुछ मत सोचो, अगर कोई भी देश आप पे आ रहा है तो ये सोचो कि वो कोई ना कोई पावर लेने के लिए आ रहा है। वो आपसे अगर मान के चलो आप मजबूत देश हो, तब पे कमज़ोर देश किस लिए आएगा? उसको पावर चाहिए। और आप मजबूत देश हो, आप किसी कमज़ोर के पास जा रहे हो, तो आप अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसके पास जा रहे हो। तो सीधा सा फंडा है। यथार्थवाद मानते हैं कि आशावादी जो धारणा है वो इंसान को बहुत अच्छा मानती है, मगर यह सोचती है कि मानव जो है वो कभी सही से समझने पर हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा, परंतु यह सच्चाई नहीं है। यथार्थवाद ऐसा कहते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर मैं आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। यहाँ पर कह रहा है आशावाद, जैसे यथार्थवाद सच है ना, तो आशावाद एक आशा है, होप है ना, एक मतलब कि आशा है। तो यहाँ पे बताते हैं कि आशा करना सही नहीं है। ऐसा मत सोचो कि कल हुए ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। अब एक आशावादी लोगों का क्या मानना है मैं आपको बताता हूँ। आशावादी लोग मानते हैं ना कि दुनिया में ना कहीं भी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। बाउंड्री मतलब कोई भी देश बाउंड्री न रखे, सब एक दूसरी जगह जाएंगे, दुनिया में लड़ाई नहीं होगी, सब सुख शांति से रहेंगे। कैसा हो सकेगा? क्योंकि एक तरफ अफ्रीका जैसा और एशिया के कई गरीब देश हैं, और एक तरफ अमेरिका जैसे बहुत ही अमीर देश है। तो ये दोनों कभी अपनी बाउंड्री किसी को यूज़ करने देंगे? तो ये आशावादी सोच खराब है ना। यथार्थवाद क्या मानते हैं? इसके पीछे भी लोगों की अपनी एक मान्यता होगी। तो यथार्थवाद मानते हैं कि आशावादी की तरह हमें सच से पर्दा नहीं करना चाहिए, हमें एक आस में नहीं जीना चाहिए, हमें झूठी आस में नहीं जीना चाहिए। तो यथार्थवाद कहते हैं आशावाद एक रिएक्शन में प्रभाव। जब आशावाद आया, उसने मानवता की सच्चाई और गुणों की बात करके, जिससे कि दुनिया भर में युद्ध ना हो, उसके विरोध में यथार्थवादी ने बताया कि आशा एक सच्चाई नहीं है, जबकि उसने शक्ति, सत्ता और उसका एक केंद्र बताया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आशावादी लोगों ने आशा दी कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, लेकिन यथार्थवाद ने सच बताया। वो चाहता है, तो देखो जो देश आज के टाइम में मजबूत है, आप गौर कीजिएगा, उसने सच को जाना है। वो कभी दुनिया में, अब जैसे हमारे भारत को एक इतिहास बताया जाता है कि भारत बहुत बड़े भूभाग में था, है ना अखंड भारत था, लेकिन वो धीरे धीरे क्यों टूटता गया था? क्योंकि हम बहुत ही आशावादी थे। सच्चाई बताऊं तो आशावादी थे, जिस वजह से ये सब चीज़ें हुई। कोई आक्रमणकारी आया, हमने आशा करी कि वो सुधर जाएगा, नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे करके हमारी टेरिटरी आधी कर दिया। कोई भी दुनिया में देश है जो आशावादी बना है, जिसने सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हुआ है, उसकी दिक्कत हुई है। तो यथार्थवाद ये बात कहता है, मैं नहीं कहता। यथार्थवाद राजनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सदस्य पर पढ़ना चाहता है, जैसे वह है, ना कि इस प्रकार पढ़ना चाहता है जैसा कि सोचा व समझा जाता है या कल्पना की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई बंदा बोलता है कि चाय छोड़ दो, कॉफ़ी छोड़ दो। ये मैं बहुत अजीब सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको बाद में समझ पाओगे। तो चाय के बहुत नुकसान है, कॉफ़ी के बहुत नुकसान है, और सॉफ्ट ड्रिंक के बहुत नुकसान है, या कोल्ड ड्रिंक के बहुत नुकसान है। फिर भी आप उसे क्यों पीते हैं? तो टेस्ट के लिए। सिर्फ आपका एक ही फ़ायदा है, टेस्ट, है ना। तो ये टेस्ट क्या है? इन सबको पीछे पीने का एक सच्चाई है, यथार्थ है, ठीक है। अब हम जो भी व्यक्ति होते हैं, हम इन सब के बारे में जब भी बात होती है क्या कहते हैं? ये सब बेकार है, हम लोग बेकार में पीना नहीं चाहिए, ये वो क्या है। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि ऐसा कोई टेस्ट आना चाहिए जिसके अंदर चाय का टेस्ट हो, कॉफ़ी का टेस्ट हो, नुकसान ना करे। तो यहाँ आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, कि हम सच्चाई में नहीं जा रहे। जैसे सच्चाई है कि भाई ये टेस्टी है, इस टेस्ट का कोई विकल्प आना चाहिए जिसमें नुकसान ना हो, हम दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, है ना, कि बेकार है छोड़ दो। तो ये झूठ है कि मतलब छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यथार्थवाद इस एग्जाम्पल को समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तब भी मैं आपको ये बता देता हूँ एक और अलग तरीके से, कि जो चीज़ जैसे पड़ी है ना उसको वैसा समझना, ठीक है। जैसे मान के चलो आपके घर के बाहर 10 गुंडे आ जाते हैं, ठीक है, या 10 बदमाश है। तो अब आप क्या सोचो कि ये मेरे घर के आगे नहीं खड़े, ये मेरे पड़ोसी के सामने खड़े हुए हैं। तो ये क्या है? आप सच्चाई को नहीं पढ़ रहे हो कि वो दुश्मन जो है, गुंडे जो, वो आपके घर के आगे खड़े हैं। आप ये सोच रहे हो कि ये तो मेरे पड़ोसी के घर के आगे खड़े हैं। तो ये क्या है? आप यथार्थ को नहीं मान रहे हो, आप सच को नहीं मान रहे हो, ठीक है। जब भी आपके देश के सामने कोई दुश्मन चाइना खड़ा है, मतलब, या कोई चाइना के आगे हम भारतीय खड़े हैं, और वो कहे कि नहीं ये मेरे देश के आगे नहीं खड़े, ये अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये झूठ होगा। तो यथार्थवाद वही कहता है कि जो सच है
उसे वैसा पढ़ो, अपनी कल्पना मत जोड़ो, अपने विचार मत जोड़ो। यह सच है कि एक ही है, हर एक शक्ति दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संघ में अपने भले व अपने आप को मजबूत बनाने के लिए करती है। तो याद रखना, कोई भी देश किसी से भी कोई भी बात कर रहा है, जीत कर, सब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो। और इसके अलावा दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह के सुधार की ज़रूरत है। यथार्थवादियों का मानना है कि सबसे बड़ा सच यह है कि किसी भी देश को अपनी सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यथार्थवाद पहली चीज़ क्या बोलते हैं कि अपने देश की सुरक्षा ज़रूर करना, दूसरा कुछ करना नहीं करना, ठीक है। यदि वे अपने देश की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते तो कभी भी मजबूत देश, शक्तिशाली देश उसे अपने में मिला लेंगे और वह उस टाइम अपने सबको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चोट खाया हुआ, हारा हुआ राज्य महसूस करेगा। तो पहली बात क्या है, रियलिस्टिक लोग क्या कहते हैं, यथार्थवादी लोग क्या कहते हैं, अपने देश को सुरक्षा दो, और अगर सुरक्षा नहीं दोगे तो कोई भी बड़ा देश तुम्हें अपने में मिला लेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ हारा हुआ मानोगे। इसलिए किसी भी देश के लिए शक्तिशाली देशों से बचने के लिए उसे अपने राष्ट्र की सीमाओं को, अपने देश की जो बाउंड्रीज़ है उसको बहुत मजबूत करना चाहिए। उसे अपने देश के अंदर की कमजोरी का पता नहीं लगाए देना चाहिए। ये यथार्थवादी लोग कहते हैं। सॉरी। थॉमस हॉब्स कहते हैं, अब इसको मैंने हिंदी नहीं किया था, एनार्की इंटरनेशनल सिस्टम ड्यू टू सर्च फॉर पावर एंड सिक्योरिटी बाय स्टेट्स। कह रहा है जितनी भी दुनिया में भूखमरी है, मारा मारी है, सब कुछ है सिर्फ एक पावर के लिए। अब बताओ कैसे? देखो दोस्तों, एक तरफ अफ्रीका जैसे देश है जहाँ पर गरीबी से, भूखमरी से मर रहे हैं लोग, है ना। और एक तरफ अमेरिका जैसा देश है जहाँ पर बहुत ही अन्न खराब किया जाता है, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो बिल्लियाँ और मतलब कि कैट एंड डॉग्स है जो अमेरिकाज़ में या यूके में और इन सब जगहों में, उनका बजट सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जो किसी देश, कई अफ्रीका के देशों के डिफेंस या उनके एजुकेशन का बजट नहीं है। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी खाई है अमीर और गरीब की। अब समझ रहे हो, एक तरफ कितना फ़र्क है और दूसरी तरफ कितना फ़र्क नहीं है। मतलब एक तरफ जानवरों को कितना खर्च किया जा रहा है जितना इंसानों पर दूसरी तरफ भुखमरी हो रही है या उनको खाने के लिए अनाज नहीं है। तो यहाँ पर यही बात की क्यों हो रहा है सब? क्योंकि एनार्की, क्योंकि अफ्रीका भी तो इस दुनिया में देश है जिसको सब कुछ मिलना चाहिए। अफ्रीका वैसे कॉन्टिनेंट में कई सारे देश हैं, उन सबको भी तो अपना भाग मिलना चाहिए। तो ये सब क्यों हुआ पड़ा है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पावर की वजह से। आज अमेरिका या इन सब देशों में पावर है तो ये लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और अफ्रीका पावरलेस है, पावर नहीं है, इसीलिए वो अपने लिए काम नहीं कर पा रहा। तो अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ वुड बी नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ एग्रेशन एंड नीड टू प्रिवेंट इट। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी नर्क रहेगी अगर आपकी ज़िंदगी नर्क रहेगी, आप हमेशा डर में रहोगे, आप हमेशा किसी की गुस्से में रहोगे, किसी का शिकार होने के लिए रहोगे अगर आप अपने आप को नहीं बचाओगे। तो सेम चीज़ लागू किस पर होती है? देशों पर, कि अगर आप अपने आप को नहीं बचाओगे, अपने आप को सुरक्षित नहीं करोगे तो हमेशा आप डर में रहोगे, आप एक नर्क में रहोगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आप जब लिख दोगे तो बहुत एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है यथार्थवाद के बारे में। अब आप अपने राइटर्स के बारे में बता सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, चाहे जब मर्जी, कि कहाँ पर क्या कमी रह गई और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है और समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिकल रियलिज़म। क्लासिकल रियलिज़म का मतलब होता है यथार्थवाद जो प्राचीन समय में था, जो पुराने ज़माने में था। अब ऐसा नहीं है, यथार्थवाद पुराने ज़माने के जो हमारे नेतागण थे, जो लोग थे, जो बहुत बड़े बड़े विचारक थे, उनको पता था कि यथार्थवाद क्या है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो भारत की टेरिटरी फैली थी वो किस टाइम फैली थी? अशोक जी के टाइम में, द ग्रेट अशोका के टाइम में, और ग्रेट अशोका के बाद में जो थे, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिस टाइम यथार्थवादी थे। तो जो कौटिल्य थे, चाणक्य थे, वो गुरु थे, और उन गुरुओं ने उनको बताया था कि कैसे यथार्थवाद, सच का हमें पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने देश के कौटिल्य जी की बात करेंगे और इनके विचारों को समझेंगे। कौटिल्य प्राचीन यथार्थवाद में उन्होंने अपना सारा ध्यान शक्ति की तरफ दिया, उन्होंने सारी बात पावर की तरफ रखी। कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब दोस्तों आज वाली अर्थशास्त्र नहीं, जिसका मतलब इकोनॉमी होता है, उस मतलब अर्थशास्त्र मतलब शास्त्र करने के तरीके।
जो 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी, उसमें न कहीं एक ऐसे उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसे राज्य करने की व्यवस्था, एक ऐसे राज्य करने की, मतलब आपको ऐसा शासन चलाना है जिससे सारा का सारा शक्ति आपके पास हो। मतलब कि कौटिल्य ने बताया अपनी किताब में कि कैसे जब आप एक राजा की जगह पर बैठे हो तो कैसे सारी शक्ति आपके पास है। जैसे आज के टाइम में अमेरिका के पास सारी शक्ति है ना। आज पाकिस्तान को जो इमरान खान बोलते रहते थे कि अमेरिका हमें पीछे करने पर लगा, और कई देशों को अमेरिका ने जैसे बर्बाद किया या दूसरे देशों, चाइना जैसे देशों ने बर्बाद किया, वो किस लिए? क्योंकि उनके पास पावर है किसी भी देश को हिलाने के लिए, है ना। जैसे मैं आपको एक मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ। आप एक सामान्य व्यक्ति है, आपको कोई भी बड़ा पैसे वाला शक्तिशाली व्यक्ति है, पोजीशन वाइज व्यक्ति आपको गिरा सकता है, आपके पास कितने भी साधन हो। तो इसका मतलब क्या? उस व्यक्ति के पास पावर है। तो कौटिल्य ने बताया कि कैसे एक राजा को पावर मिलनी चाहिए, कैसे उसको पावर प्राप्त करनी चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह बताया गया था कि शक्ति उसी के पास आती है जिसे राज्य का बर्ताव या प्रकृति हमेशा विजय पाने की होती है, ना कि अपने राज्य को बचाने की। तो वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं। देखना दोस्तों, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन कौन मारता है? जो ऑफेंस होता है, ठीक है, डिफेंस वाला नहीं मारता है। तो यहाँ पे जो चाणक्य जी है या कौटिल्य जी है, उन्होंने एक ही बात बोली कि राज्य वही पावर ले पाएगा जो हमेशा दूसरे राज्य पर अटैक करेगा, उससे पावर लेने की कोशिश करेगा। वो नहीं कर पाएगा जो अपने हमेशा बचाने के लिए रहेगा, जो हमेशा बचता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर यही बात बोली है। और हमारे भारत की शुरू से ही कमजोरी रही थी, हमने तो बचाया भी नहीं अपने आप को, हम खुले थे, है ना। इसी वजह से समय समय पर हमारे कई राज्य नुकसान होते रहे। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि अगर आपको पावर पानी है तो आपको अटैकिव होना पड़ेगा, या फिर जो बोलते हैं ना ऑफेंसिव, वो होना पड़ेगा, डिफेंस में नहीं रहना पड़ेगा। सत्ता को पाने के लिए जासूसी, राजनीतिक हत्या, कहीं ना कहीं दूसरे सत्ता पर अपना प्रभाव पाने का तरीके को लिखा है। उन्होंने बताया कि आप देखो, पहले आप जासूसी करो, पता लगाओ कि जो आपका दुश्मन देश है उधर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में अगर आप अपने दुश्मन से नहीं जीत पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप राजनीतिक हत्याएं करवा दो, आप उस व्यक्ति को मार दो जो आपके लिए फ़ायदे घाटेमंद है ना, जो आपके लिए नुकसान कर रहा है। और दूसरी सत्ता पर अपना प्रभाव पाने, कैसे भी करके उसकी सत्ता पर प्रभाव पाओ, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके पास पावर आती रहेगी। पावर को जोड़ने का, प्लस करने का तरीका है ना। 0 के बाद हम 1 प्लस करते हैं, 1 के पास 1 प्लस करते हैं 2 होता है, 2 के पास 2 प्लस करते हैं 4 होता है। तो वैसे ही आपको ये चीज़ें करनी होगी। आपको जासूसी करनी, जासूसी नहीं आ रहा तो प्लस करो, राजनीतिक हत्याएं करवा दो। राजनीतिक हत्या नहीं कर सकते तो उसकी सत्ता हत्या लो। तो ऐसे ही करके आप पावरफुल बनेंगे। ये हमारे कौटिल्य जी के विचार थे। ये विचार सुनने में गलत लगते हैं, भयानक लगते हैं, पर यह सच है। आप नहीं करोगे तो आपके साथ कोई करेगा, आपके देश में जासूसी करवाएगा, आपको हमेशा मार के गिराने की कोशिश करेगा। तो यही सच है। कौटिल्य का मानना था कि शक्ति केवल 3 जगहों से आती है। ज्ञान, या तो नॉलेज से पावर आती है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, या आपकी फ़ौज बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत मतलब कि बड़ी और मजबूत होनी चाहिए, और तीसरी बहादुरी। और ये 3 दोस्तों आप देखना सक्सेसफुल लोगों के पास भी खासियत होती है। उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास एक लड़ने की ताकत होती है जिस फील्ड में वो हैं उस तरीके से, और उनके अंदर बहादुरी होती है, मतलब कि डिसीज़न लेने की, है ना। तो वैसे एक देश को भी ऐसे ही मिलता है। तो आप यहाँ पे आपको समझ में आ गया कौटिल्य जी के विचार। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उनका मानना था कि मौलिकता व शक्ति एक साथ नहीं रह सकती। मौलिकता और शक्ति मतलब, मौलिक मतलब कि आप एकदम से भगवान नहीं बन सकते। अगर आपको पावर चाहिए तो भगवान बनने का सपना छोड़ दो, भगवान के विचारों को मानना छोड़ दो, क्योंकि ये सब काम गलत है। लेकिन आपको शक्ति चाहिए तो फिर मौलिकता छोड़ दो, अब मौलिकता चाहिए तो शक्ति छोड़ दो, है ना। सीधे से विचार। अब आज के टाइम में आपको पता है, चाइना जितनी भी चीज़ें करता है ना, वो सन त्सू पॉलिसी से करता है। सन त्सू वहाँ के विचारक है, जैसे अपने कौटिल्य है, और आज उनकी पॉलिसी अपनाते हैं। जैसे में सन त्सू का एक विचार है कि चाइना कभी दुनिया में अगर मान के चलो कहीं अटैक करने वाला होता है ना, तो वो अटैक दूसरी जगह करता है। जैसे मान के इस देश पे नहीं करेगा, अगर इसको इस देश पे अटैक करना है तो इस देश की जगह इस देश पे करेगा। पूरी दुनिया का ध्यान जब यहाँ रह जाता है तब वो इस देश पे अटैक कर देता है। तो ये विचार जो थे सन त्सू के थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सन त्सू के विचार। उनकी पुस्तक थी द आर्ट ऑफ वॉर। आप नेट पे सर्च करिएगा और इसके बारे में से पता करिएगा। एक ज़बरदस्त किताब है ये आर्ट ऑफ वॉर। तो इसके अंदर बताना था, ये सन त्सू ने बताया हुआ है
ये कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है, ठीक है, आपको कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है ये बताया गया एक राजा को, ताकि शक्ति पा सके। दुश्मन को गुमराह करना, ये जो मैंने भी बताया ना, ये सन त्सू की पॉलिसी है। स्वयं को और अपने शत्रु को जानना, ठीक है, आप किताब पे लिख दो कि मैं कैसा हूँ, मेरा शत्रु कैसा है, और दोनों में कंपेयर करके फिर युद्ध करो। युद्ध शक्ति को व्यवस्थित साधन आप युद्ध को व्यवस्था से लड़ो, एक सिस्टमैटिक वे से लड़ो। ये नहीं कि बस जोश भर दिया और सीधा लड़ने चले गए, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से गड्ढे कर दो, गड्ढे में गिर जाएंगे उसके ऊपर से कुछ फेंक दो, ऊपर से आ रहे हैं तो जाल बना दो, बहुत सी चीज़ें तरीके जो युद्ध करने की पावर व्यवस्था को बताई है। नैतिक तर्क राज्य के शासकों के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, वो सीधा बताते हैं कि आप जो मॉरल है, जो आप भगवान वाली बातें हैं, जो आप इंसानों वाली बातें, जो एक दुनिया दीन धर्म की बातें, वो राजा के लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। जो शस्त्र और खतरनाक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उन्होंने शासकों को कैसे सत्ता का उपयोग को आगे बढ़ाने और अपने हितों की रक्षा करना और जीवित रहने के लिए किया जाए। उन्होंने बताया कि राजा को कैसे बचा जाए, कैसे वो जिंदा रहे और कैसी चीज़ों का उपयोग करे। ये सब बातें सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर के अंदर बताई गई है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ पर। तो आप ये 2 विचार लिख दोगे। अब इसके बाद में थ्यूसाइड के विचार। थ्यूसाइड एक महान विचारक थे ग्रीक के, जिन्होंने बहुत ही युद्ध देखे, वह ग्रीक के रहने वाले थे। उन्होंने युद्ध में देखा कि ग्रीक और गैर ग्रीक पर्शिया युद्ध हुआ था, उस टाइम में एक पर्शियन वॉर हुआ था। उस वॉर में उन्होंने देखा था कि जो ग्रीक लोग हैं और जो ग्रीक नहीं है, नॉन ग्रीक ही है, उनके बीच में लड़ाई देखी थी। और उस समय उन्होंने ये पाया कि पड़ोसियों के बहुत ही अलग पाया, ठीक है। जो आपका दोस्त है आज मान के चलो, और कल पावर की बात आएगी, ठीक है, कल मान के चलो, तो वही दोस्त आपको दुश्मन होगा, आप उसको बदलते हुए देखोगे, है ना। तो अगर आप मोरल रहोगे तो आप इस चीज़ के तैयार नहीं रहोगे। मान के चलो आपका दोस्त है और आप हो, ठीक है, आप दोनों के 100 नंबर है और आपको इंटरव्यू के लिए आईएएस में मिला, तो आपको अपने दोस्त को किसी तरीके से गिराना है, तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा सच के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे बात और आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। और आपका दोस्त यथार्थवादी होगा तो वो समझ लेगा कि यार आपको कैसे करा जाए, तो वो आपको गिरा के आगे बढ़ जाएगा। तो यथार्थवाद, जब सच का पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये बताइए कि जब उन्होंने अपने पड़ोसियों को बदलते देखा, दुनिया को बदलते देखा, अपने खुद के रिश्तेदारों को बदलते आप देखो, तो तब आपको सच्चाई का मालूम होगा। तो किसी भी व्यक्ति को यथार्थ सच पहले पता होना चाहिए। तो थ्यूसाइड ने यही कहा है कि जब उन्होंने वो युद्ध देखे तो उन्होंने अपने सच्चे पड़ोसी, सच्चे दोस्तों को बदलते हुए देखा। तो उन्होंने कहा, थ्यूसाइड कहते हैं कि आदमी जो है वो एक राजनीतिक जानवर है, परंतु थ्यूसाइड का माने राजनीतिक जानवर की शक्तियाँ अलग अलग है, हमें शक्ति अलग अलग है। अगर हम पावरफुल हमें होना चाहिए, ठीक है। सुसाइड क्यूसाइड लिखा हुआ है, थ्यूसाइड है दोस्तों। थ्यूसाइड का मानना है कि न्याय जो है वो सबके लिए अलग अलग है और न्याय व्यक्ति या देश को अपनी एक स्थिति से आती है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान के लो सलमान खान के लिए, या जो अभी शाहरुख खान के जो बेटे थे उनके लिए, या कि दुनिया में किसी के लिए भी न्याय की परिभाषा अलग है। कोई जेवर बेचकर एक हियरिंग भी नहीं करवा पाता है ना, उनका जमा सामान उन सब चला जाता है। और कोई घर बैठे ही आपके उनके वकील जज कोर्ट के पास चले जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो न्याय दोनों के लिए अलग नहीं हो गया। तो यही बोलते हैं, यथार्थ यही है कि आपकी हैसियत आपके न्याय की व्यवस्था बताती है, आपका देश बताता है। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर सलमान खान जो शाहरुख खान जो अभी बेटे थे, चाहे कुछ भी थे, अगर वो न्याय मतलब कि उन्होंने गलत नहीं किया तो उनके पास व्यवस्था है न्याय पाने की। पर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके पास व्यवस्था नहीं है न्याय पाने की, ये हैसियत है। तो दुनिया में भी यही है, जो देश कमज़ोर है उसको कोई न्याय नहीं दे रहा, उसके कुछ गलत भी हो जाएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आप मजबूत देश रहोगे तो आपके सुनने वाले वहाँ पर हज़ारों लोग हैं। न्याय, धर्म, इन 3 चीज़ों, धर्म और इन तरह की चीज़ों से भी बढ़कर एक देश राष्ट्र के लिए उसकी सत्ता व शक्ति महत्वपूर्ण होती है। तो ये याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा सत्ता पर, शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। जब शक्ति रहेगी तो सब कुछ रहेगा। उनका मानना था कि यथार्थ यही है, सच यही है कि जो मजबूत देश है व्यक्ति करते उसे कमज़ोर देश व व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है। मजबूत देश व्यक्ति खुद बनाता है और कमज़ोर देश व्यक्ति मान लेता है अपने आप को। तो इतना सा कोई देश भी होगा, अगर वो मान लेगा, इतना बड़ा देश होगा और सॉरी वो मान लेगा तो कमज़ोर है, और कोई इतना सा देश होगा और वो अपने आप को शक्तिशाली मान लेगा तो वो शक्तिशाली बन जाएगा। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे डॉट बनाता चलेगा, फिर उसके इतने सारे देशों को मिलाते रहता तो वो एक दिन इतना बड़ा देश बन जाएगा। और ये अगर इतना बड़ा देश है और ये मान लेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, तो ये एक दिन होते 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 इसकी चीज़ें जाते रहेंगी और एक दिन इतना सा देश रह जाएगा।
तो यही बात है, हमें सच मानना चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत मानना चाहिए। अब बताए गए यथार्थवाद के कुछ तरीके या फिर उनके जो एक लक्ष्य, जैसे आप सब्जी बनाते हो पनीर की, तो पनीर की सब्जी में उसके क्या क्या बेसिक्स होते हैं। पनीर होता है ना, उसके अंदर तरी होती है, चाहे उसके अंदर मसाले होते हैं, तो वही है। तो यथार्थवाद के मसाले ये सब क्या है, कोई भी राज्य दुनिया की शक्ति में अपने आप को प्रभावी दिखाने के तत्पर रहता है। तो यथार्थवाद यही है, हर देश अपने आप को मजबूत दिखाता है, चाहे छोटा से छोटा देश हो। हर राज्य अपने आप को शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, हर कोई पावर को लेना चाहता है और अपने अपने दुश्मन को हराना चाहता है या फिर अपने दुश्मन को मिलाना चाहता है। कोई भी देश जो एक दूसरे से संबंध बनाता है वे केवल अपने फ़ायदे के लिए बनाता है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा विचार नहीं होता। और ये दो राज्यों के बीच या कई राज्यों के बीच कैसे संबंध हो, ये सब तय करता है। दोस्तों, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताइए। और दोस्तों, क्या चल रहा है आजकल, किस तरीके से मुझे वीडियोस बनानी चाहिए बताइए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी सब्सक्राइबर्स का थोड़ा रहता है, और कैसे मैं अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाऊँ, अगर आप लोग बताओगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, भारत माता की जय।